प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ बड़े भाई साहब। तो इस पाठ के विषय में, प्रेमचंद के विषय में मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। इन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। प्रेमचंद अपने समय के बहुत बड़े उपन्यासकार, कहानीकार हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में गद्य रचना को ही लिखा है। गद्य साहित्य में दो विधाएं मैंने आपको कक्षा में भी वो कई बार समझाई हुई है। दो विधाएं रहती है साहित्य की, गद्य और पद्य। तो प्रेमचंद जी वो गद्य विधा के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। यानी कि प्रेमचंद का जो लिखने का जो आधार रहा है वो आम समाज रहा है। गरीब लोग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इन पर इन्होंने अपने काव्य रचना लिखी है और उन अपने कहानियों और अपनी उपन्यासों के माध्यम से इन्होंने साहित्य जगत में वो बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें हमें बताई है। प्रेमचंद अपने आप में एक बहुत बड़े ऊंचे व्यक्तित्व रहे हैं। इनकी भाषा आम जन की भाषा मानी गई है। अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे संदेश वो समाज को दिए हैं। देखिए, तो इन्हीं द्वारा रचित आपके पुस्तक में स्पर्श में बड़े भाई साहब इनकी वो रचना है यहाँ पे। अर्थात इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने और अपने बड़े भाई साहब के बचपन के समय को यहाँ पे याद किया है। और इस कहानी को लिखने के पीछे प्रेमचंद जी का एक ही मकसद रहा है कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ अनुभव का होना भी बहुत जरूरी होता है। प्रेमचंद के बड़े भाई साहब जो थे वह उनके ऊपर प्रेमचंद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे। उस वक्त किस प्रकार उनके भाई, बड़े भाई साहब उनका ध्यान रखते थे, इस बात का वर्णन इस पाठ में किया है। किस प्रकार उनके बड़े भाई साहब से की बातें ये मानते थे, किस प्रकार बड़े भाई साहब इनसे बातें मनवाते थे। ये सारी चीजों का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। देखिए, इसका पहला पहरा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें बहुत सारे उर्दू, फारसी जैसे शब्द भी हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, देश शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। ध्यान से इसको आप सुनिएगा। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे अर्थात कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तालीम अर्थात शिक्षा। इस भवन की बुनियाद का मतलब होता है नींव, खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके।
1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदान बने। बुनियाद अर्थात नींव, पुख्ता अर्थात मजबूत, यानी कि किसी भी मकान को खड़े होने के लिए जो है उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी माना गया है। इस गद्य के माध्यम से जो है वह प्रेमचंद ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि कोई भी चीज मजबूत तब होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझो। अर्थात प्रेमचंद और उनके बड़े भाई साहब जो है वो हॉस्टल में रहते थे, तो प्रेमचंद के बड़े भाई साहब यह चाहते थे कि जो मैं कहूं वो प्रेमचंद उनको स्वीकार करे, उनको माने, यानी कि उन पर वो अपना पूरा बड़े भाई होने का पूरा अधिकार रखते थे और वो जो हुक्म देते थे वो प्रेमचंद के लिए कानून बन जाता था। देखिए आगे देखिए, परंतु जो प्रेमचंद के जो बड़े भाई साहब थे वह स्वभाव से जो वह अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब में के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लों और तस्वीरें आदि की तस्वीरें बनाया करते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यह बताने का प्रयत्न किया कि प्रेमचंद के भाई जो थे वो पढ़ाई का बड़ा प्रयत्न करते थे, ठीक है, परंतु पढ़ने में वह उतने कुशल नहीं थे, वो कोशिश बहुत करते थे। ठीक है, आगे देखिए, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौके पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उड़ाता। कंकरियां अर्थात पत्थर, छोटे छोटे ईंट पत्थर। कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर गाड़ी का आनंद ले उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। रुद्र रूप अर्थात भयानक रूप। जब वो बाहर खेलता था, ठीक है, और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता था, हॉस्टल में प्रवेश करता था, तो वह उस पर जो है वो बहुत ही गुस्सा होते थे, अपना रुद्र रूप दिखाते थे, भयानक रूप देखकर जो है वह उसका छोटा भाई जो है वह डर जाता था, अर्थात उसके आते ही वो उस पर बरस पड़ता था। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यह सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। ध्वनि अर्थात आवाज, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले कुछ शब्दों से मेरा सत्कार करें। यानी कि जैसे ही लेखक का खेल कर जो है बाहर उस घर पे आना होता था, वैसे ही उसके बड़े भाई उस पर बरस पड़ते थे, उसको डांटने लग जाते थे। अक्सर जो है वह लेखक ये चाहता था कि कभी भी उसके बड़े भाई ने कि वो आए, कभी स्नेह से उससे बात करे, पर ऐसा उसको नहीं मिलता था देखने। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, ये वाक्य जो है वो उनके बड़े भाई ने आते ही उनसे कहे। और एक हर्फ न आएगा, हर्फ होता है अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। देखिए मुहावरों का भी कितना अच्छा प्रयोग हो रहा है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, आंख फोड़ना, ये सब मुहावरे का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और खून जलाना पड़ता, खून जलाना भी यहाँ मुहावरा है। तब कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ कहने को तो आ जाती है।
बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, मैं तो कहता हूं तुम कितने भोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। भोंगा अर्थात मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अर्थात मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। यानी कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अपना रोग जो है उन पर दिखाते थे, उनको ये समझाने का प्रयत्न करते थे कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो, वह तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी जो है वह उनकी हिम्मत टूट जाती और कभी कभी उनमें जोश आ जाता, तो वो पढ़ने लग जाते। फिर सोचते नहीं भाई साहब मेरे सही कह रहे हैं, और बाद में फिर वो क्या करते, कई बार अपना टाइम टेबल बना लेते, पढ़ने का टाइम टेबल बना लेते। मगर क्या होता है ऐसे में, टाइम टेबल तो वो बना लेते लेकिन उसका वह पालन नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।